साल 2025 झारखंड और देश की राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा और विकास चारों मोर्चों पर एक ऐसे अध्याय की तरह दर्ज हुआ जिसमें सुकून भी था, संघर्ष भी, उपलब्धियां भी थी और सवाल भी। ये साल कभी सत्ता की स्थिरता का संदेश देता दिखा तो कभी टकराव और विवादों से सरकारों की परीक्षा लेता दिखा। झारखंड की धरती से लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक और नक्सल प्रभावित जंगलों से लेकर कानूनी और सैन्य कार्रवाई ने 2025 के हर स्तर पर हलचल पैदा की। अब सबसे पहले बात करें झारखंड की तो साल 2025 हेमंत सोरेन सरकार के लिए सत्ता के लिहाज से अपेक्षाकृत सुकून भरा रहा, लेकिन ये सुकून पूरी तरह निर्विवाद नहीं था। एक और राज्य स्थापना दिवस जैसे आयोजनों ने झारखंड की पहचान, एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूती दी, वहीं दूसरी ओर डीजीपी विवाद ने सरकार की संवैधानिक समझ और प्रशासनिक निर्णयों पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधानसभा के भीतर विपक्ष ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की रणनीति अपनाई, जबकि बाहर बालू संकट, भर्ती घोटाले, छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और केंद्र सरकार से फंड को लेकर तनातनी जैसे विषय लगातार चर्चा में बने रहे। ईडी और एसीबी की कार्रवाइयों ने राजनीति को और अधिक तीखा बना दिया, जहां कार्रवाई से ज्यादा उसके राजनीतिक निहितार्थों पर बहस होती रही। वहीं विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज थी। ये माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर केवल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तक सीमित कर दिया जाएगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मरांडी पर भरोसा कायम रखा। साल भर वे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों जिम्मेदारियों में बने रहे। इसी बीच अक्टूबर महीने में भाजपा ने एक अहम संगठनात्मक फैसला लिया और चुनाव के वक्त आनन फानन में बनाए गए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय को दायित्व मुक्त कर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को ये जिम्मेदारी सौंपी। आदित्य साहू पहले से ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय महामंत्री थे, जिससे संगठन में उनके बढ़ते कद का संकेत मिला। इसी साल झारखंड की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापसी की। 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास ने पूरे देश में दौरे शुरू किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हेमंत सरकार पर हमलावर रुख अपनाया और भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की। उनकी वापसी ने सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव को और तेज कर दिया। वहीं घाटशिला उपचुनाव के नतीजों ने भी साल की राजनीति को दिशा दी। झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत ने सत्ता पक्ष का मनोबल बढ़ाया, जबकि भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे निराशा ही हाथ लगी। इसी के साथ कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हुआ। ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद 2020 से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को कराने की तैयारी शुरू हुई, जिससे नए साल में स्थानीय लोकतंत्र के पुनर्जीवन की उम्मीद जगी। इसके अलावा साल 2025 का सबसे बड़ा प्रशासनिक विवाद डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन को लेकर सामने आया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया, जिसे केंद्र सरकार ने असंवैधानिक बताया। विपक्ष ने इसे अदालत में चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि अंतिम फैसले से पहले ही नवंबर में अनुराग गुप्ता के इस्तीफे ने विवाद पर विराम लगा दिया, लेकिन ये प्रकरण केंद्र राज्य टकराव और पुलिस प्रशासन के राजनीतिकरण का प्रतीक बनकर रह गया। साथ ही इसी वर्ष 14 सितंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर झारखंड में जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने इसे आदिवासी विरोधी करार देते हुए वोटर लिस्ट में हेरफेर की आशंका जताई, जबकि भाजपा ने अवैध प्रवासियों से स्थानीय हितों को खतरा बताते हुए इसका समर्थन किया। सामाजिक स्तर पर भी साल आसान नहीं रहा। सरोल उत्सव के दौरान सिरमटोली सरना स्थल को लेकर विवाद, हजारीबाग में धार्मिक जुलूस पर पथराव, कुर्मी समाज का ST दर्जे को लेकर आंदोलन और रेल रोको जैसी घटनाओं ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द की परीक्षा ली। वहीं गठबंधन की राजनीति में भी ये साल खटास लेकर आया। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में झामुमो को जगह नहीं मिलने से नाराजगी खुलकर सामने आई। झामुमो ने राजग पर धूर्तता के आरोप लगाए और गठबंधन की समीक्षा की मांग की। दिसंबर में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की दिल्ली यात्रा ने नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को हवा दी। वहीं कांग्रेस के भीतर भी अंदरूनी कलह सामने आई, जहां सदन के भीतर और बाहर नेताओं के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से भी 2025 बेहद अहम रहा। भूमि और शराब घोटालों में एंटी करप्शन ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई
आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी और ईडी की छापेमारी ने सरकार और प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा किया। इसी क्रम में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रिम्स परिसर की जमीन से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई ने ये संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके अलावा नक्सल मोर्चे पर 2025 झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों का साल साबित हुआ। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर चलाए गए अभियानों में 32 नक्सली मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 1 करोड़ तक के इनामी नक्सलियों का मारा जाना और सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में दबाव बढ़ना इस बात का संकेत था कि लाल आतंक अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वहीं विकास के मोर्चे पर सरकार ने रिकॉर्ड 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश कर नई महत्वाकांक्षाएं दिखाई। महिला, युवा, कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पेन और स्वीडन यात्रा ने खनन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में विदेशी निवेश की संभावनाओं को मजबूत किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी 2025 बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, वक्फ संशोधन अधिनियम और वोट चोरी जैसे मुद्दों ने राजनीति को गर्म रखा। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को किया गया ऑपरेशन सिंदूर इस साल भारत की सुरक्षा नीति में बड़ा मोड़ साबित हुआ। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को भीतर से झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद देश भर में गहरा आक्रोश देखने को मिला। जनभावनाएं उबाल पर थीं और सरकार पर निर्णायक कार्रवाई का जबरदस्त दबाव बना। इसी माहौल में ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो आगे चलकर भारत की सुरक्षा नीति का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। यह ऑपरेशन भारत का स्पष्ट संदेश था कि अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ संयम नहीं बल्कि ठोस और प्रभावी कार्रवाई होगी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याचना नहीं अब रण होगा को चरितार्थ करते हुए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हर आतंकी हमले का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। 7 मई 2025 को भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह इंटेलिजेंस आधारित सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वालों और उनके ठिकानों को निर्णायक रूप से नुकसान पहुंचाना था। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी नागरिक ठिकाने को क्षति न पहुंचे। इस कार्रवाई में कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए और सीमा पार चल रहे सपोर्ट सिस्टम को बड़ा झटका लगा। इसके बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ऑपरेशन के बाद सीमा पर तनाव जरूर बढ़ा और पाकिस्तान की ओर से जवाबी कोशिशें भी हुई, लेकिन भारतीय बलों ने हर प्रयास को पूरी मजबूती से नाकाम किया। हालात बिगड़ते देख और भारत के सख्त रुख के दबाव में आकर पाकिस्तान ने कूटनीतिक संवाद का रास्ता अपनाया और अंततः 10 मई 2025 शनिवार शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। अब कुल मिलाकर साल 2025 झारखंड और देश की राजनीति में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हुआ जहां सत्ता, व्यवस्था और समाज तीनों की परीक्षा हुई। नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता हो या आतंक के खिलाफ बदली हुई नीति, विकास के दावे हो या सामाजिक तनाव, हर मोर्चे पर 2025 ने सवाल भी छोड़े और रास्ते भी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को शब्दों से निकालकर धरातल पर उतारा। आखिर में साल 2025 ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में चुनौती कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उनके स्वरूप बदलते हैं और सत्ता बदले या ना बदले जवाबदेही का सवाल हमेशा बना रहता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।